नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो क्या महाराष्ट्र की शिंदे सरकार गिर सकती है? क्या सरकार सत्ता जाने का जो खतरा है वो उस पर मंडरा रहा है? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल मराठा आंदोलन को लेकर जो आग धधक रही है उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। और फिलहाल जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं और जिस तरह से वहां की सरकार भी दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जोड़ तोड़ की जो इस सरकार है, यानी कि जो शिंदे ग्रुप है, आपको पता है किस तरह से शिवसेना से टूट कर गया है। अजीत पवार की अगर बात करें तो एनसीपी से टूट कर गए हैं। तो ये जोड़ तोड़ की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, मराठा आरक्षण को लेकर क्या अब इस पर खतरा मंडरा रहा है? हम आपको ये बताएं कि 29 तारीख से मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आंदोलन जो है वो चल रहा है। 1 सितंबर को ये आंदोलन उस वक्त उग्र हो गया जब मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज चरांगे जो हैं और उनके साथ 10 और उनके साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनकी भूख हड़ताल जो खत्म करवाने की कोशिश की गई और जब वो उस पर नहीं माने और पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी उसमें जख्मी हो गए और कई प्रदर्शनकारी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। और उसके बाद से इस आंदोलन ने एक तरह से हिंसक रूप भी ले लिया और सियासत इस पर पूरी तरीके से गर्मा गई है। हम आपको ये बता दें कि जालौन में उद्धव ठाकरे वहां पर गए, शरद पवार मिलने के लिए गए हैं जो आंदोलनकारी हैं उनसे। इसके अलावा राज ठाकरे भी वहां पर गए हैं उनसे मिलने के लिए। और जब देवेंद्र फडणवीस ने जो मनोज चरांगे हैं उनसे बात करने के लिए जब उनको दावत दी, उनको बुलाया, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में अभी फिलहाल मीटिंग्स का दौर जारी है। 1 महीने की वक्त की बात कही जा रही है, लेकिन मनोज चरांगे जो हैं, जो संयोजक हैं मोर्चा के, उन्होंने साफ तौर पर 2 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। तो महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण है, आंदोलन की आग को हवा 2021 में उस वक्त मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जिसके चलते 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस बिल के खिलाफ मेडिकल छात्र जो हैं बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को अपने एक फैसले में इसे घटाकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 12% और सरकारी नौकरियों में से 13% कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द किया है कि 50% की जो मयाद है इसको ये पार कर रहा है, जो आरक्षण है 16% जो आरक्षण जो मराठाओं को दिया गया था, उसके बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक बार फिर से 29 तारीख से जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं उससे सियासत बहुत गर्म हो गई है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या शिंदे सरकार के जाने का खतरा मंडरा रहा है। इस पर और गहन हम चर्चा करेंगे। इसके जो तकनीकी पहलू हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आपको इसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आ गई है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया है। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। हेमंत अत्री जी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और इसके साथ ही दीपक पाशपोर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हेमंत जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। फिलहाल महाराष्ट्र में जो सियासत हो रही है, खासतौर पर मराठा आरक्षण को लेकर, क्या आपको लग रहा है महाराष्ट्र की सरकार 2 खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है? शिंदे और अजीत एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। देखिए बुशरा जी, महाराष्ट्र के अंदर जो आज के हालात हैं वो सबसे ज्यादा चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने भानुमति का कुनबा जोड़ा था और उन्होंने ही जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, जो बेसिकली देखिए जो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा हैं, मराठा मेन स्ट्रीम की मुख्य मार्शल कौम है और जो 36 से 40% के आसपास उनकी आबादी है महाराष्ट्र के अंदर, और शिवाजी महाराज के वो वंशज कहते हैं अपने आप को।
तो कुल मिलाकर के जो मराठाओं की जो भूमिका है महाराष्ट्र के अंदर, वो कोई भी पार्टी उसको दरकिनार नहीं कर सकती। पहली बात तो ये। अब ये जो आरक्षण का जो प्रावधान किया था बाहरी मन से, वो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने किया था किसी जमाने में, जैसा आपने बताया अपनी ओपनिंग उसमें। हुआ क्या कि उसके बाद जिस तरीके से इस केस को मिस हैंडल किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या है, उनकी सबसे बड़ी चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र और बिहार प्रदेश बने हुए। पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है बुशरा जी, वो ब्राह्मण केंद्रित मानी जाती है। और मराठा जो है, मराठा ट्रेडिशनली किसको वोट देते हैं? मराठा ट्रेडिशनली शरद पवार के साथ रहे हैं, उसके बाद शिवसेना को भी वोट देते हैं, टू सम एक्सटेंट कांग्रेस को भी वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका रुझान बहुत ही स्लाइट है, बहुत ही थोड़ा है, नॉमिनल है बिल्कुल। तो इस मौजूदा सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी जब शिवसेना जो उनकी नेचुरल लाई थी उसको दो फाड़ करने के बाद जिस तरीके से अलायंस ढूंढ रही है और अपनी जो 2019 की जो परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करना चाहती है, अब उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। समझिए पूरे मामले को क्या है। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जब उनका दांव लगा, उन्होंने एक ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर बनाया। मराठा इस बात से भी नाराज थे तब जब उनको मौका मिला। तो अब जो सूरत हाल है, अब जो ये बातचीत हो रही है सारी, अब देखिए जैसे ही लाठीचार्ज हुआ जो आपने जिक्र किया, वहां सबसे पहले कौन पहुंचे? शरद पवार पहुंचे, जो मराठों के अनडिस्प्यूटेड लीडर थे। उसके बाद ठाकरे साहब भी पहुंच गए, उद्धव ठाकरे जी। भारतीय जनता पार्टी के जो देवेंद्र फडणवीस है, कहने को डिप्टी सीएम है, लेकिन वो लद्दाख में घूम रहे हैं। आज की तारीख में जब ये सारा चल रहा है घटनाक्रम, वो लद्दाख में है, वो किसी कार्यक्रम के अंदर वहां भागे, जबकि महाराष्ट्र के अंदर सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से हो रहा है। अब जो आपने जो मूल सवाल उठाया कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार जाएगी क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न है। और इसके बिटवीन द लाइंस पढ़िए क्या है। जब पीछे मुलाकात की थी प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में, तो एकनाथ शिंदे भी गए थे वहां पर और अजीत पवार भी गए थे। एकनाथ शिंदे उस एनडीए की मीटिंग के बाद वापस आ गए थे और प्रधानमंत्री और अमित शाह ने किसके साथ मुलाकात की थी? अजीत पवार के साथ। तो पूरे खेल को समझिए क्या है। दे हैव कमिटेड अजीत पवार कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने भारतीय जनता जो शिवसेना को तोड़ा था, एकनाथ शिंदे को बहुत थोड़ी संख्या होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बनाया था, ये भी मत भूलिए। जो एकनाथ शिंदे है वो भी मराठा है और अजीत पवार भी मराठा है। अब जो समस्या फंसी हुई है वो क्या है? अगर शिंदे को, जैसे मान लीजिए जो विधानसभा स्पीकर का जो फैसला आना है दल बदल वाला, उसमें कमाल देखिए कि जो दल बदल कानून पे स्पीकर को फैसला करना है, उसके लाभार्थी स्पीकर खुद भी है। तो ऐसी सूरत में वो कैसे तो शिंदे को डिस्क्वालीफाई करेंगे और खुद को डिस्क्वालीफाई कैसे करेंगे? अगर शिंदे को डिस्क्वालीफाई किया तो स्पीकर कैसे बचेंगे? तो बहुत ही विचित्र स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय है। दूसरा, जो बीजेपी का कमिटमेंट है वो अजीत पवार को है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि शरद पवार इतनी कच्ची गोलियां खेले हैं कि वो अजीत पवार को ऐसे जाने देंगे? और घर में कोई झगड़ा भी नहीं हो तो कहते हैं हमारे नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी फंसी है इस पूरे मामले में, ना तो शिंदे को नाराज कर सकते, ना अजीत पवार को कर सकते, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस गठबंधन में होने के बावजूद एक जो अपने देवेंद्र फडणवीस है वो डिप्टी सीएम बनने को मजबूर है। तो पूरी सूरत जो हालत है, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया था? देखिए, उनकी जो सबसे पुरानी और नेचुरल लड़ाई थी वो शिवसेना थी। उन्होंने कहा कि साहब हमें मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए, उनको नहीं दिया। अपनी जो नेचुरल लड़ाई 3 दशकों से थी, उनको उन्होंने जो है अपना मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया मांगने के बावजूद चुनाव के बाद। और किसको दिया? उनके एक ब्रेक अवे फैक्शन के एक जो अपने एकनाथ शिंदे, जिनको कोई जानता नहीं बियॉन्ड ए पॉइंट। उनका कोई मुकाबला उद्धव ठाकरे से हो सकता है क्या? उनका कोई मुकाबला अजीत पवार की मराठा राजनीति से हो सकता है क्या? तो मजबूरी की चॉइस थी। और वो मजबूरी की चॉइस क्यों थी? महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी बॉम्बे है, महाराष्ट्र के अंदर आती है, सारा रेवेन्यू, सारी चीजें, एक राजनीतिक मैसेज पूरे देश में। पिछली बार की जो परफॉर्मेंस थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति कर दी थी महाराष्ट्र के अंदर। 23 सीटें भाजपा को मिली थी। मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कि अजीत पवार वहां डिप्टी सीएम बनने आए हैं क्या? अजीत पवार डिप्टी सीएम बनने नहीं आए। और शरद पवार जो शांति रखे हुए हैं वो क्या कि भतीजे को सीएम बना रहे हैं, ठीक है बाद में देख लेंगे। अगर भतीजा सीएम नहीं बना तो अजीत पवार को वापस आने में कितनी देर लगेगी? आपको पता नहीं पिछली बार जब शपथ ली थी और क्या हाल हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट महाराष्ट्र में क्या है कि वो एकनाथ शिंदे का साथ दें, उनको कंटिन्यू करें, उनको हटाएं तो किस बहाने से हटाएं। अजीत पवार को नहीं बनाया तो वो रूठ के वापस चले जाएंगे,
सरकार गिर जाएगी। हम्म। तो पूरा सूरत हाल भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने जो ये जाल बुना था, ये तो बुना था 2024 के लिए, लेकिन जो आज का सूरत हाल है भारतीय जनता पार्टी की ऑल अराउंड लूज लूज सिचुएशन है, जो उन्होंने विन विन करके सोची थी। देखिए स्थिति क्या है, जैसे ही मराठा आरक्षण की बात आएगी, मजबूत कौन होगा? मजबूत होंगे उद्धव ठाकरे, मजबूत होंगे शरद पवार, मजबूत होगी कांग्रेस। और पहले से ही सरकार में जो जूतों में दाल बट रही है महाराष्ट्र के अंदर, उसका बहुत ही खराब मैसेज पूरे महाराष्ट्र जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए जा रहा है। तो बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2024 की तरफ कदम बढ़ाएं कैसे महाराष्ट्र के अंदर। शिंदे के साथ बढ़ाएं, अजीत पवार के साथ बढ़ाएं, और नहीं बढ़ाएं तो क्या सरकार गंवाएं। तो पूरी स्थिति देखिए, आज की तारीख में जो केंद्र है बहुत मजबूत है, वो जो चाहेंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन अजीत पवार की महत्वाकांक्षा डिप्टी सीएम बनने की नहीं है, उनको किसी भी कीमत पर सीएम बनना है। और इसी चीज के लिए ग्रीन सिग्नल अजीत पवार को शरद पवार ने दिया है, जो उनके चाचा है। डिप्टी सीएम के लिए कोई राजी नहीं। जैसे ही कोई सूरत बिगड़ेगी, अजीत पवार को सीएम नहीं बनाओगे, वो वापस आ जाएंगे एनसीपी के अंदर। और फिर क्या हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की स्थितियां होंगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने जो दांव खेला था महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो पॉपुलर सपोर्ट है, ना केवल मराठाओं की बल्कि ब्राह्मण भी नाराज है, क्योंकि उनका तो एक बार मुख्यमंत्री बनाया था आपने, उसी मुख्यमंत्री को आपने डिप्टी सीएम बना दिया, जबकि नंबर्स आपके ज्यादा है एमएलए के। तो बीजेपी ने जो अपना कोर वोट बैंक था वो भी गवाया, और जो जिनको लाना चाह रहे थे मराठों को वो भी गवाया। न खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ये भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में आज की स्थिति। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से कहते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, 48 वहां पर सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है, किसी पार्टी के लिए, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हम बात करें कि उनके लिए कितना जरूरी है महाराष्ट्र एक स्टेट के तौर पर, खासतौर पर लोकसभा इलेक्शन की भी अगर हम बात करते हैं। और दीपक जी, वहां पर जिस तरह की आग जो है धधक रही है, लग रहा है कि हाल फिलहाल में तो शांत होने नहीं जा रही है। जब से पुलिसिया कार्रवाई की गई है उससे ये उग्र हो गया है। बहुत बुरी तरीके से प्रदर्शनकारी, कई हमने वीडियोस देखी कि उसमें घायल हुए हैं, भगदड़ मची है, बसों में भी कई में आग लगी है, गाड़ियों में भी आग लगी है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जो आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से, और सरकार 1 महीने की बात कर रही है, उसमें भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रही है। ये मामला किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? दूसरा जी, ऐसा है कि इस मामले में जैसा मेरे पूर्व साथी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, और ये जो फंसी हुई है ये और इस मराठा आरक्षण के कारण और वो दलदल में फंसने जा रही है 2-3 कारणों से। पहली बात तो ये थी कि इन्हें ये लग रहा था कि शिंदे जैसा व्यक्ति जो है इनके लिए पपेट का काम करेगा। बैलेंसिंग एक्ट के लिए वो अजीत पवार को भी ले आए थे। अब दोनों को संभालना जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें वहां के जो जातीय समीकरण है उसके बारे में तो हम सब जान ही रहे हैं। निश्चित रूप से मराठा बहुत ताकतवर लॉबी है। मराठा लोग, खासकर शरद पवार पिछले 50-60 सालों से वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे ना हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे जिस तरीके की भी परिस्थिति में हो, उनके लोग कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये होता है कि पवार कहां खड़े हैं। पवार ही असली मायनों में वहां पर बाल ठाकरे के बाद जो है, या उनके समय में भी वो असली मास लीडर अगर कोई है महाराष्ट्र में तो आज भी शरद पवार है। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी कि देखिए इंडिया गठबंधन के साथ जो है शायद नहीं जाएंगे शरद पवार। उन्होंने अजीत पवार को पहले भेजकर वहां अपने लिए जगह पक्की कर ली है वगैरह वगैरह। लेकिन इनका ये जो दांव है, अजीत पवार को इन्होंने ले तो लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उनको अपने देवेंद्र फडणवीस के समकक्ष बैठा दिया। लेकिन असली बात यह है कि इस समय पूरे के पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को एक तरह से जो संचालित कर रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से और कहीं न कहीं से शरद पवार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जो अभी मुंबई में जो बैठक हुई उसमें भी आप देखिए कितना महत्वपूर्ण रोल जो है उन्होंने अदा किया। नंबर 2, क्या कभी आप सोच सकती हैं कि एक ही पार्टी का एक व्यक्ति छोड़कर चला गया हो और अपने 35-40 साथियों के साथ वापस आके अपने नेता के पांव छुए और कहे कि आप ही हमारे नेता हैं। उसी से ब्रेकअवे होके देखिए अजीत पवार चले गए दूसरी तरफ, लेकिन उनका मिलना जुलना खुल्लम खुल्ला जो है वो शरद पवार के पास, आपको याद होगा एक कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने शरद पवार के साथ मुलाकात भी की थी। तो बहुत ऐसी राजनीति की जिसको भारतीय जनता पार्टी कैसे सुलझाए ये समझ में उसको नहीं आ रहा है।
देखिए भारतीय जनता पार्टी के वहां मेरा अगर याददाश्त सही है तो शायद 105 उनके विधायक हैं। उसके बाद एनसीपी के 36 से 40 है। कुछ लोगों की भूमिका बड़ी संदिग्ध है कि इधर है या उधर है, वो दोनों तरफ टहलते रहते हैं। लगभग 10 जो है वो स्वतंत्र हैं, उनमें से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी लोग हैं स्वतंत्र। जो स्वतंत्र जो विधायक होते हैं अक्सर वो सरकार के साथ रहना महाराष्ट्र में एक तरह की परंपरा ही है। जब से आज से कुछ साल पहले जब अनिल देशमुख के नेतृत्व में एक स्वतंत्र धड़ा ही बन गया था, तो उनका एक हमेशा गुट रहता है। 10, 12, 15, 20 ऐसे लोग हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में आपको दिखेंगे जो किसी भी पार्टी में नहीं रहेंगे, लेकिन अच्छा खासा वो कोई ना कोई पद पाते रहते हैं। और शिंदे जी के साथ जो है वो 40 है। लेकिन सही मायनों में शिवसेना का चाहे विभाजन हो गया, लेकिन आज भी महाराष्ट्र की जनता जो है अगर शिवसेना में बाल ठाकरे का अक्स कहीं ढूंढती है और असली शिवसेना अगर किसी को मानती है तो वो आज भी उद्धव ठाकरे को मानती है। आपको याद होगा जिस समय भी गठबंधन की जो बैठक हुई मुंबई में, इस तरीके से लाइमलाइट में जो रहे उद्धव ठाकरे रहे, पूरा कार्यक्रम हो गया, वो चले गए थे। फिर ग्रैंड हयात के जो वहां के कर्मचारी थे, ये वो सारे लोग हैं जिनको जिनको कभी उनके रोजगार को लेकर शिवसेना ने बड़े बड़े आंदोलन किए महाराष्ट्र में। बहुत छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं वो आज भी शिवसेना के साथ हैं। शिवसेना के लोग जो है फिलहाल अभी मजबूर है एक तरह से, लेकिन जैसे ही स्थिति कमजोर होगी, कुछ ना कुछ थोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी लूज होती है, तो आप निश्चित जानिए कि वहां पे बहुत बड़ा बवाल होगा। अभी शरद पवार जो है वो ठहरे हुए हैं, वो एक माकूल मौके की तलाश में है। और मराठा आंदोलन तो आप ये जान के रखिए कि निश्चित रूप से इस सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा क्या करे ना करे। जहां तक 1 महीने की बात है, तो 1 महीने का समय जो उन्होंने जो लिया है वो केवल दे आर बाइंग द टाइम, जिसको कहा जाता है कि वो समय पास करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अपने आप शायद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरे पास जो कुछ सूचना है वहां से आ रही है मेरे मित्रों की, शायद आज कल्याण भी शायद बंद था वहां पर, ठाणे में भी ये आग शायद धीरे धीरे अब पसर रही है। तो मराठा जो ताकत है, मराठा देखिए एक तरह से ऐसी कौम है जो अपनी अस्मिता को लेके, अपनी पहचान को लेके और अपने जज्बे को लेके बड़ी सावधान रहती है। और चाहे जितनी उनकी ताकत हो उससे ज्यादा वो बढ़कर हमेशा शो करती है। तो आप जान रखिए कि ये केवल जालना की घटना तक सीमित नहीं रहेगा। लगभग 40 पुलिस कर्मचारी शायद वहां घायल भी हुए हैं। तो बड़ी हिंसा हुई, छोटी मोटी हिंसा नहीं है। ये हिंसा अगर फैली और अगर संभालना मुश्किल हो जाएगा। संभालना क्यों मुश्किल होगा? कारण ये है कि वहां पर जो है असली इफेक्टिव कोई है तो इस समय देवेंद्र फडणवीस है। शिंदे एक तरफ से आप जान लीजिए कि वो पपेट है वो भारतीय जनता पार्टी के। आपको याद होगा बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हुई थी कि बकायदे देवेंद्र फडणवीस ने उनके सामने से माइक लेके, शिंदे शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जब नए नए बन के आए थे, तो उनको डिक्टेट कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गोद में ही शिंदे साहब बैठे हुए हैं। तो शिंदे जी के लिए इस बात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी यह बात आएगी कि मराठाओं को जो है उन्होंने न्याय नहीं दिया। तो इस सरकार को जाने में इसलिए टाइम नहीं लगेगा कि अगर मराठा पूरे महाराष्ट्र में सड़क पर आ जाएं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, सारी चीजें जो है शांतिपूर्ण ढंग से निपटे, लेकिन मराठा आंदोलन को कंटेन करना, उसको कंट्रोल करना इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक मुख्यमंत्री होता, एक ही ताकत रहती, केंद्रीय शक्ति एक रहती तो शायद ये संभव होता। आप सत्ता जो है तीन खानों में विभाजित है, मतलब उधर एक शिवसेना का भी धड़ा है, शरद पवार के लोग भी वहां पर हैं, और तीसरे जो है आपके खुद फडणवीस हैं। तो ये सारा कुछ सब कुछ चला जाएगा किनके हाथ में? वो अजित पवार के हाथ में चला जाएगा कि भाई आप इनको जाके संभालिए और सत्ता को बचाइए। तब जो अजित पवार शायद बार्गेन करें और वो मुख्यमंत्री का पद लेंगे। अगर पद नहीं लिया तो निश्चित रूप से 2024 भी दूर नहीं है। 2024 के तुरंत बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी है नवंबर में। तो और दूसरी बात है कि बीजेपी को वैसा फायदा इस सारी एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं हुआ है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का उनको कोई फायदा नहीं हुआ है, अजित पवार को लाने का कोई फायदा नहीं हुआ है। वो एक ये भी सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ा फंड रेजिंग जो अगर सबसे ज्यादा कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को होता है तो मुंबई से होता है। तो आप ये जानिए कि शरद पवार अभी भी, जो केवल मराठा लॉबी नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी वो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से अभी भी शरद पवार ही हैं। कॉर्पोरेट फ्रेंडली है वो, तो उनको फंड की वैसे भी कमी नहीं आएगी। तो एक समय आएगा जब बीजेपी सोचेगी कि भाई इतनी एक्सरसाइज करने का फायदा क्या हुआ, बेटर कि ठीक है सत्ता को गिर जाने दो और कोई बड़ी बात नहीं कि 2024 और हमने बीच में देखा था किस तरह से, जी हमने बीच में देखा कि किस तरह से खबरें भी प्लान की गई और कहा, ये पूरा दिखाया गया कि शरद पवार कैसे
इंडिया गठबंधन से साइडलाइन हो रहे हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री के साथ स्टेज उन्होंने शेयर किया, अजीत पवार से लगातार उनकी मुलाकातें हो रही हैं और कुछ भी हो सकता है। इस तरह की तमाम खबरें खूब चलाई गई। हालांकि शरद पवार, सुप्रिया सुले, उन दोनों की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और रहेंगे, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी तरह का नहीं है। और इस सब के बीच अजीत पवार और शरद पवार की जिस तरह से मुलाकातें होती रही, परिवार का सदस्य वो बताते रहे शरद पवार, और कहा कि वो अलग जरूर हो गए हैं लेकिन हिस्सा हैं हमारा ही, अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये शरद पवार की जो पॉलिटिक्स है इसको समझना भी बेहद मुश्किल है, और वो किस तरह के से एक तरह के चाणक्य वो माने जाते हैं महाराष्ट्र की सियासत के, और वही जो उनकी नीति है वो सामने निकल कर आती है। अब इस सारे मामले पर हेमंत जी, 2 दिन का वक्त जो दिया गया है, अगर इस 2 दिन में वाकई में कुछ कंक्लूसिव नहीं होता है तो कितनी बड़ी मुश्किल महाराष्ट्र सरकार के लिए आ सकती है। क्योंकि हमने देखा राज ठाकरे पहुंचे जालौन, उद्धव ठाकरे पहुंचे, शरद पवार वहां पहुंचे, यानी कि शरद पवार उद्धव ठाकरे के 2 सबसे बड़े चेहरे महाराष्ट्र की सियासत के वहां पर पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए ही मना कर दिया गया मनोज जारांग की तरफ से। उन्होंने कहा कि वो नहीं मिलेंगे जब तक कोई ठोस बात नहीं की जाती है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का ये कहना है कि माफी मांगे सरकार, जिस तरह की ज्यादती प्रदर्शनकारियों को लेकर की गई है, जिस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं, हालांकि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो इस पूरी सियासत को फिलहाल ये 2 दिन का जो अल्टीमेटम है, इसको कैसे देख रहे हैं? कितनी मुश्किल में खड़ी है फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार, और किस तरह से आप इसको डगमगाते हुए देख रहे हैं? बुशरा जी, देखिए, शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनकी गहराई को नाप पाना मौजूदा समकालीन राजनीति में किसी के बस की बात नहीं है, ना तो किसी जर्नलिस्ट की और ना ही किसी नेता की। वो इतने गहरे व्यक्ति। उन्होंने वहां जाकर क्या किया? जब लाठीचार्ज के घायलों से मिलने गए, उन्होंने सबसे पहला शब्द क्या कहा? आप जानकर हैरान होगी आपको। उन्होंने कहा कि ये जो लाठीचार्ज कराया गया है ये देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे कराया गया है। देवेंद्र फडणवीस टारगेट पे है। मतलब समझिए क्या है। देवेंद्र फडणवीस सरकार चला रहे हैं, शिंदे का उन्होंने नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहां मराठा सियासत है। शिंदे को खिलाफ वो ओपन में आना भी नहीं चाहेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो मराठा आंदोलन एकदम से जो इग्नाइट हुआ है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा हो। नोबडी कैन गेज शरद पवार बेटर देन ही हिमसेल्फ। देखिए, पूरी स्थिति क्या है। अजीत पवार के जाने से शरद पवार की नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक साइकोलॉजिकल मैसेज ये गया कि वो अपने परिवार को और पार्टी को एकजुट नहीं रख पाए। लेकिन हकीकत ये है कि हर एक जो कठपुतली है उसको नचा कौन रहा है, जैसा मेरे साथी ने कहा, वो शरद पवार ही है। कारण क्या है कि देखिए, अगर सुशील जो ये शिंदे हैं, जो भी एकनाथ शिंदे, अगर इनको अब नहीं हटाया गया तो उनकी तो फिर मामला जम जाएगा लंबे समय तक। और जो 2 टारगेट थे अजीत पवार के, उनमें से एक वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। हम सारे भूल रहे हैं इस बात को। कोऑपरेटिव स्कैम के अंदर जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी ने जारी की है, दायर की कोर्ट में, उसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम हटा दिया गया है। एक जो पिछली बार थे वो सिंचाई घोटाले में उन्होंने नाम हटवा लिया जब एक दिन के लिए डिप्टी सीएम बने थे। इस बार जो बार्गेनिंग हुई उसमें ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोऑपरेटिव स्कैम से उनका और उनकी वाइफ का नाम हटा दिया। तो 50% जो टारगेट था बीजेपी के साथ आने का वो अचीव हो गया। 50% रिमेनिंग क्या है? चीफ मिनिस्टर बनने का। अब इनको लग रहा था कि यार एकनाथ शिंदे कहीं कंटिन्यू ना कर जाए जिस तरह के हालात हैं। तो एकदम जो मराठा आंदोलन और उस पर जिस तरीके का मराठा आरक्षण और उसके बाद जो स्थितियां क्रिएट हुई है, उसमें आपको लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, इसके पीछे कुछ होगा। और इसके पीछे प्रेशर टैक्टिक्स, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि देखिए, आने वाले टाइम में जिस तरीके से बॉम्बे में जो मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने की बात आ गई है कि जगह जगह पे रैलियां करेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ये वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी चीजें होंगी। और उसमें किसी भी सूरत में शरद पवार अपने आप को वीक दिखाना नहीं चाहेंगे। तो उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन यह है कि या तो भतीजा सीएम बनता हो तो एक बात है, और नहीं है तो पार्टी फिर एकजुट हो जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है ये बिना अर्थ के नहीं है। उन्होंने जब वो वहां पर गए, सबसे पहले कौन पहुंचे? देखिए, सबसे वरिष्ठ नेता और बुजुर्ग नेता है शरद पवार। उसके बावजूद ही वाज द फर्स्ट टू रीच देयर। उसके बाद फडणवीस का नाम लेना, उसके बाद जिस तरह की पूरी सियासत हो रही है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि वैसे तो कहते हैं हम एक परिवार है, अजीत पवार हमारी पार्टी में है, अजीत पवार भाजपा के साथ है, शरद पवार इंडिया के साथ है, और सुप्रिया सुले किधर है? इधर भी है और उधर भी है, भाई भी है और पिताजी भी है। तो ऐसा गजब का जो समीकरण है किसी एक परिवार के अंदर, वो अक्सर नहीं देखे जाते।
आज आमतौर पे होता है कि तय करो किस ओर हो तुम, लेकिन यहां तो सारे सभी तरफ हैं। और इस सूरत से जितना जल्दी शरद पवार इस पूरी मैच से निकलना चाहेंगे, या तो अजीत पवार सीएम बनते हो तो एक स्टैंड रहेगा, और अगर वो नहीं बनते हो तो पार्टी दोबारा से एकजुट हो जाएगी। यही मैं पहले दिन से आपको कहता हूं कि चाचा और भतीजे में कोई फर्क नहीं है, वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आधा एजेंडा पूरा हो गया है, केसेस के नाम वापसी। पिछली बार सिंचाई घोटाले से हो गए थे, इस बार कोऑपरेटिव घोटाले से हो गए। और दूसरा एजेंडा है मुख्यमंत्री बनने का। शरद अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनने का कोई शौक नहीं है, डिप्टी सीएम तो कितनी बार रह चुके हैं। उनको चाहिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, मिली तो ठीक, नहीं तो घर वापसी। इतनी साधारण बात है। जो ये मराठा आंदोलन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इसमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, ऐसा मेरा मानना है बुशरा जी। जी बिल्कुल। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि शिंदे और अजीत पवार में भी किस तरह से ठनी हुई है। शिंदे को ये लग रहा है कि वो अपनी पार्टी से अलग होकर यहाँ पर आए इस लालच में कि भाई उनको बड़ा पद दिया जाएगा, और उनको बड़ा पद मिल भी गया। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि अजीत पवार के आने से उनकी जो सीट है, उनकी जो कुर्सी है, वो डगमगाई हुई है और वो कभी भी उनसे छिन सकती है। तो इसीलिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो है उनमें एक तरह से ठनी हुई है। और उसमें सबसे ज्यादा जो एक तरह से साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस भी हैं इस पूरे मामले में। दीपक पासपोर्ट जी, हम अगर इसको नेशनल पर्सपेक्टिव पे देखते हैं तो एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से मुंबई में अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, वहां पर बहुत मजबूती से अपनी तमाम बातों को रखा गया, अलग अलग कमेटियां बनाई गई, आगे किस तरह से जाना है उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई। और उसके साथ साथ सवाल मेरा यह है कि एक तरफ ये शगुफा छोड़ा गया है वन नेशन और वन इलेक्शन का, और इस सब के बीच ये महाराष्ट्र की ये सियासत, तो आपको नहीं लग रहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन तमाम मुद्दों से, चाहे वो उसके इंटरनल चल रहे हो या फिर इंडिया गठबंधन की सियासत हो, इस सब से जान छुड़ाने के लिए एक शगुफा उसने छेड़ा है और तमाम नेशनल मीडिया जो है वो उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए उस पर किसी तरह की कोई बात होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जी निश्चित रूप से हो ये रहा है कि अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप मणिपुर में जाइए, मणिपुर में भी वही हाल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप देखिए, जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां पर उनके लिए अब आवश्यक हो गया है कि उनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इस तरीके की उनकी सरकारों की जो दिक्कतें हैं वो सारी की सारी तकलीफें बढ़ रही हैं। तो उनके लिए अब क्या हो गया है कि उनके लिए कोई ऐसा बड़ा बड़ा मामला चाहिए जो सबका ध्यान जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए। और वैसे भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो कंट्रोल है वो एक व्यक्ति के हाथ में हम जानते हैं। थोड़ा सा सहयोग देने के लिए अमित शाह है। तो मोदी जी को बाकी राज्यों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं आपको बता दूं। राज्यों में उनके लोग इसलिए जीतने चाहिए ताकि लोकसभा में उन भारतीय जनता पार्टी के लोग आते जाएं, इसलिए शायद उनको राज्य सरकारें चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। वरना कोई भी राज्य जो है, राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण अब जो है मोदी जी के लिए वैसे भी चैलेंजिंग हो गया है कि किसी तरीके से 2024 को बचाया जाए और खुद को बचाया जाए। इसलिए ये नई चीजें आ रही हैं। देखिए, ये पहली बार हो रहा है भारत में, और भारत में क्या शायद दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि ट्वीट के जरिए संसद का जो है वो अधिवेशन बुलाया जा रहा है। उसके बाद बताया नहीं जा रहा है कि आप इतना बड़ा जो मजमा क्यों लगा रहे हैं। भाई देखिए, लोकसभा संसद के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है मुझको, लेकिन जब आप कुछ नहीं बताएंगे तो हम उसे तमाशा ही कहेंगे, मजमा ही कहेंगे। या तो आप बताइए कि आप किसी गंभीर बातों के लिए, किन गंभीर बातों के लिए आपने ये 4-5 दिनों का एक वहां पे विशेष सत्र आहूत किया है। देखिए, विशेष सत्र जो होते हैं कितने महत्वपूर्ण है, वो कोई मजाक नहीं है कि आपका मंत्री ट्वीट करता है और बता देता है। अरे भाई, आप बकायदे उसका नोटिफाई कीजिए, लोगों को बताइए, विपक्षी दल को पता होना चाहिए कि आखिर आप किस लिए एक ये विशेष सत्र बुला रहे हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारियों के साथ आए। आपने एक तरह से घर में किसी सत्यनारायण कथा के आमंत्रण जैसा एक मैसेज भेज दिया कि संसद का सत्र होने जा रहा है। ये कोई बात नहीं हुई। तो उसका कारण ये है कि अगले 7 दिन 5 दिन जो भी बचे हैं, उसके बाद इस बीच G20 आएगा। तो G20 की उनकी उपलब्धि होगी या नहीं होगी, ये भी अभी तक जो है बहुत कंफर्म नहीं है मोदी जी को। वहां पे चाहे प्रगति मैदान को बहुत जबरदस्त ढंग से सजाया गया हो, भारत मंडपम बनाया हो, लेकिन हम जानते हैं कि वहां 2 बहुत बड़े देशों के 2 प्रमुख नेता जो है वो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है, मतलब उसे पुतिन भी है, पुतिन भी अगर नहीं आ रहे हैं तो G20
कितना वाकई महत्वपूर्ण रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत है। और शी जिनपिंग आ रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना है। तो इनके बिना जो आप G20 करेंगे वो कितना महत्वपूर्ण रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पूर्व तैयारी है कि पहले से अगर ये मंच जो है प्रगति मैदान का या G20 का, ये अगर किसी तरीके से फ्लॉप हो जाता है तो वो चले जाएं, जो अगला जो बड़ा जो लोकसभा इसका संसद का जो विशेष सत्र होगा उसमें कुछ बड़ा किया जाए। अब वो बड़ा क्या है ये नहीं पता। अब अनुराग ठाकुर जी का इसमें एक मैसेज आया है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेके ये सत्र नहीं बुलाया गया है। अरे भाई, आप इतनी पहेलियां क्यों पूछ रहे हैं? आप सीधे सीधे देश को बताइए। देश को बताना आपका संवैधानिक कर्तव्य है। आप अंधेरे में नहीं रख सकते, पहेलियां नहीं बुझा सकते। तो अब इस तरीके के तमाशे हम शायद 2024 तक बहुत देखेंगे बुशा जी। हर राज्यों में जहां जहां समस्या है, मणिपुर की समस्या है तो मणिपुर को कैसे ढका जाए ये बताया जाएगा। आप अगर उसकी तैयारियां देखिए कि G20 की कैसी तैयारियां कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव ऐसे देश में जहां पर 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। और एक बहुत बड़े अखबार एक एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है इस मौके पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और बताया है कि पहले 1 अरब लोग भूखे सोते थे पहले, और आज जो है 2 करोड़ हाथों में कुशल हाथों में रोजगार है। क्या ये वास्तविकता है? ये कितना बड़ा मजाक है? आप ये डाटा कैसे आप ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? और मतलब एक फिल्म में कहते थे ना कि कैसे कौन है ये लोग और ये कहां से आते हैं, तो मैं कई बार सोचता हूं कि मोदी साहब कितने धड़ल्ले से बता रहे हैं। अगर 1 अरब 40 करोड़ की जनता में एक करोड़ लोगों के पास रोजगार है तो भारत की आज क्या ये स्थिति होती कि लाखों लोग आज फुटपाथ पर होते, करोड़ लोगों के पास रोजगार नहीं है, लगभग 27 करोड़ लोग जो है वापिस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। तो ये पता नहीं ये फिगर्स कैसे लाए जा रहे हैं। तो आप जान के रखिए कि 2024 का चुनाव आते आते हमें इस तरीके के कई तरह के राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सारे तमाशे देखने को मिलेंगे उषा जी। आप ये समझ लीजिए कि हमें इसके लिए तैयार रहना होगा उषा जी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, और जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं जो उन्होंने एक एजेंसी को दिया है, उसमें उन्होंने फेक न्यूज को लेकर भी बात की है कि फेक न्यूज जो है वो किस तरह से घातक है देश के लिए, और फेक न्यूज की असली फैक्ट्री कहाँ है और कहां पर ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर रोज कौन का वो आईटी सेल के जो हेड हैं वो किस तरह से हर रोज फेक न्यूज जो है वो फैलाते हैं, वो सबके सामने है। लेकिन फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें जो है विदेशों में भी की जाती हैं और अब अपने देश में भी एजेंसीज को इंटरव्यू देकर कही जा रही हैं। इस सबके बीच हेमंत जी, वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि राजनीति का स्तर जो है हर गुजरते दिन के बाद किस तरह से और निचले स्तर पर जाता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि शायद अब इससे ज्यादा नीची सियासत नहीं हो सकती है, और फिर हम देखते हैं कि उससे और ज्यादा कहीं धरातल पर चले गए हैं। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मुद्देवीन जो है वो दरअसल फिलहाल इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर, उनके रिश्तों को लेकर बेहद गलीज, मैं गलीज लफ्ज का इस्तेमाल करूंगी, वो ट्वीट किया गया और वो वीडियो बनाई गई, और किस तरह से एक बहन भाई के रिश्ते को लेकर, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में रिश्तों की मर्यादा क्या है वो सबके सामने है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, बाकायदा तौर पर रामनाथ कोविंद जो है उनकी अध्यक्षता में बैठक, एक कमेटी बनाई जाती है, और फिर अनुराग ठाकुर जो है वो इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में कहते हैं कि ये जो सत्र है विशेष सत्र उसलिए बुलाया ही नहीं जा रहा है, ना इलेक्शन पहले किया जाएगा ना इलेक्शन को डिले किया जाएगा। तो आखिर करने की कोशिश क्या की जा रही है? वो तमाम मुद्दे जिन पर बात की जाती है, जो इसको इंडिया गठबंधन लगातार उठाता है, प्रेस की आजादी की बात करता है, वो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, और जो निचले पायदान पर जो लोग हैं उनसे किस तरह का संवाद राहुल गांधी का है वो भी हमने देखा है। उस सब के बीच इस तरह की सियासत कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो मूल ट्रेनिंग है और जो मूल उनकी कार्यशैली है, उसके अंदर एक ही सूत्र है कि किसी भी सूरत में मुद्दों की बातचीत नहीं की जानी चाहिए। दे आर चैंपियंस ऑफ डाइवर्जन। किसी भी मुद्दे पर बातचीत आने ही नहीं देंगे। मुझे आप एक बात है, ये G20 का इतना बड़ा प्रपंच रच के रख दिया आपने पूरी दुनिया के सामने। क्या हिंदुस्तान की ऐसी हैसियत है आर्थिक कि 28,000 करोड़ रुपया
केवल एक मंडपम पे लगा दें? या इस पूरे अगर इसका पूरे अगर आरटीआई से आप खर्चा मांगेंगी ना, तो ये 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा होगा। और आपको एक जानकारी और बता दूं, G20 के जो सदस्य देश हैं उनमें सबसे गरीब देश भारत है, उसमें सबसे कम पर कैपिटा इनकम हमारी है। और ये नौटंकी जो की जा रही है 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, ये हिंदुस्तान नहीं, मैं विश्व के इतिहास का ऐसा पहला ड्रामा मान रहा हूं। हिंदुस्तान का अगर आपको याद हो, 7 मार्च से 12 मार्च 1983 तक 5 दिनों तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। 98 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। क्या 1 घंटे के लिए दिल्ली रोकी गई थी? आपने पूरी दिल्ली के करोड़ों लोगों को नजरबंद कर दिया। आप इससे अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा, ये आपका बौनापन है, ये सत्ता का बौनापन है। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप देश की राजधानी को इस तरीके से नजरबंद कर सकते हैं क्या? देखिए, यूरोप के देशों के अंदर इस तरह के आयोजन रोज होते हैं, कोई बहुत महान काम नहीं हो गया है। G20 के अंदर 20 साल में एक बार जो उसके सदस्य देश है, रोटेशन में एक बार सबके पास उसका नेतृत्व आना ही। तो इसमें ऐसा क्या महान काम नरेंद्र मोदी के कारण हो गया जो इसको इतना बड़ा प्रपंच बना के रखे हुए? आप कल्पना कर सकते हैं दिल्ली की जो ऐसे लोग भी हैं दिल्ली में कि अगर वो बीमार है उसके बावजूद भी दे कांट अफोर्ड सिटिंग एट होम, उनको बेचारों को दिहाड़ी करनी पड़ती है। आपने पूरी दिल्ली में कर्फ्यू तरीके की सारी ट्रेन रोक दी, ट्रैफिक रोक दिया सारे का सारा। ये क्या आप दुनिया को मैसेज दे रहे? देखिए, दुनिया में जितनी दिल्ली हमारी राजधानी है उससे छोटे कई यूरोप के देश हैं, और वहां पे इस तरह के सम्मेलन और आयोजन रोज होते हैं। अगर वो देश यूं ठप होने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या? और आप केवल 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए इतना बड़ा आयोजन, क्या भारत जो 20 देशों की आप लिस्ट उठाएंगे, इनमें सबसे ज्यादा गरीबी हमारे अंदर है, सबसे ज्यादा भुखमरी हमारे अंदर है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे अंदर है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? सवाल है ये, और ये पूछा जाना चाहिए इस सरकार से। दूसरी बात, जब ये G20 आंदोलन, जब ये G20 का जो ये पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया है, जैसा मेरे साथी कह रहे थे, पार्लियामेंट का सेशन इन्होंने बुलाया किस लिए था, वो उसको भी समझना पड़ेगा। जो उस दिन जो जिस तरह के हालात बॉम्बे के अंदर इंडिया के गठबंधन की मीटिंग थी और पूरे का पूरी ट्रैक्शन मीडिया की वहां जाने वाली थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए बुला तो लिया। आप बेशर्मी देखिए, किसी देश का राष्ट्रपति एक कमेटी का सदस्य हो सकता है? राष्ट्रपति संविधान का रक्षक होता है, उसके नाम पर शपथ ली जाती है, संविधान का सबसे बड़ा पहरेदार। और आज जब राष्ट्रपति जी उस कमेटी की को चेयर करेंगे उसके बाद उस पे जो उनकी कमेटी की रिपोर्ट जाएगी, उस पे मीन में कौन निकालेगा आपको पता है? लॉ मिनिस्ट्री के क्लर्क और असिस्टेंट और सेक्शन अफसर, अंडर सेक्रेटरी और सारे लोग। क्या राष्ट्रपति की ये हैसियत छोड़ दी आपने? दूसरा, इस देश के जो विपक्ष है, मुझे उसकी भी बुद्धि पर तरस आता है। भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग को साइड स्टेप करने के लिए ये जो जैसा बताया कि सत्यनारायण कथा का इनविटेशन ट्वीट पे दिया, उसके ट्रैप के अंदर जो अपोजिशन थी सारी चली गई। मुझे आप एक बात बताइए, अपोजिशन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर एक से एक वरिष्ठ सीजन्ड और तजुर्बेकार नेता है। इस देश के अंदर अगर तीनों चुनाव, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत और जिला परिषद, अगर सारे चुनाव कराए जाने हैं बुशरा जी, 60 लाख ईवीएम चाहिए और आपके पास ईवीएम 20 लाख है। चुनाव संभव है क्या? 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर? क्या कोई ऐसी कंपनी, हिंदुस्तान में 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, BEL और BML, जो बेंगलोर में है, जो हमारी ईवीएम बनाती है। और ये ऐसा सेंसिटिव मशीन है, इसको आप बाहर से तो बनवा नहीं सकते, ना इनको उनके प्रिय उद्योगपति अडानी जी बना सकते हैं, क्योंकि उनके उसके लिए टेक्निकल नो हाउ चाहिए। तो 40 लाख मशीनें आप कहां से लाएंगे? क्या विपक्ष के अंदर इतनी भी समझ नहीं है? ऑल ऑफ देम दे वॉकड इनटू देयर ट्रैप। अदरवाइज होना क्या चाहिए था? मणिपुर के अंदर कल आपको पता है क्या हुआ है? मणिपुर में इम्फाल के अंदर 10 कुकी फैमिली बची हुई थी और उनके ऊपर लगातार खतरा बढ़ रहा था। एक तरफ तो कहते कि मणिपुर एक है, और वहां की राज्य सरकार ने उन 10 परिवारों को वहां से निकाल करके सुरक्षा के नाम पर और उनको पहाड़ी एरियाज के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये है आपकी एकता, ये है आपका अखंड भारत। क्या किसी सरकार को आपने एक ही राज्य को 2 एथनिक उनके अंदर बांटते हुए इस तरीके से खुद देखा है? सरकारी संसाधनों के ऊपर उस पर कोई चर्चा नहीं। चाइना ने जो किया बॉर्डर पे, जिस तरीके से नक्शे का हालांकि, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई शब्द आया? अडानी का जो सबसे बड़ा मामला था, जो इंडिया गठबंधन के बाद जो पूरे देश की सियासत में भूचाल आने वाला था, उसको एक ट्वीट से उन्होंने डिफ्यूज कर दिया और सारे का सारा अपोजिशन दे वॉकड इनटू दैट ट्रैप। अदरवाइज वो ये कहते हैं कि आप चुनाव कराइए ना, और चुनाव में तो ये कहता हूं कि जितने भी भाजपा शासित परिवार स्टेट्स है वो करा ले साथ। अपोजिशन की तो राय आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर मोदी जी को एक साथ चुनाव का इतना वो है,
पिछला जो चुनाव था बुशरा जी, मैंने इलेक्शन कमीशन 20 साल कवर किया है तो मुझे उसकी टेक्निकलिटीज थोड़ा आइडिया है। पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000 करोड़ से ऊपर तो आपने G20 पे खर्च दिए। आप निकालिए RTI में, दीजिए जवाब सरकार। तो आप खर्चे और की आप बात कह रहे करते हैं हैं, जो कि व्यक्ति इतना पैसा, जी जी, खर्चे की जो बात की व्यक्ति जा रही है कि 8,500 बहुत करोड़ खर्चा के होता है। 8.5 करोड़ का जो व्यक्ति जहाज में उड़ता है, जो एक G20 के सम्मेलन में, आज ब्राजील के बारे में चल रहा था, ब्राजील के लोग ये कह रहे हैं कि तुमने जो इतना बड़ा प्रपंच रच दिया G20 के एक मीटिंग के लिए, हम कैसे कर पाएंगे ये? क्योंकि उन्होंने जो शो ऑफ के तो मोदी जी माहिर है, तो उस शो ऑफ का उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क स्थापित कर दिया। देखिए मोदी जी अपने मन में खुश हो सकते हैं कि देखिए मेरे एक इशारे पे दिल्ली ये हो गई वो हो गई, बंद कर दिया, कोई हिलेगा नहीं आएगा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लीडर्स यहां पर कर्फ्यू देखने आ रहे हैं क्या? ये सरकार की सोच का दिवालियापन है। ये मोदी जी की जो सोच है वो बोनापन है, वो बड़प्पन नहीं है। आप देश लोकतंत्र देश के मुखिया हैं और आप दिल्ली की राजधानी को नजरबंद कर सकते हैं। आप चाइना के ऊपर नाम नहीं लेते हैं, आप मणिपुर का नाम नहीं लेते। मणिपुर आज भी चल रहा है। मणिपुर में सैकड़ों बच्चों ने कल एक जुलूस निकाला, वी वांट पीस। क्या किसी का कोई ध्यान गया वहां पर? पूरा मीडिया जेब में। आज कोई अखबार उठाइए आप, G20 की तैयारियों को इस तरीके से देश के मुख्य धारा के अखबार ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे दुनिया में कभी हुआ ही नहीं। कौन शेफ आया है, कौन क्या है, ये रिपोर्टिंग है क्या? अरे मुद्दे क्या है? G20 की अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर पिछले 1 साल में, क्या किसी में एक साझा बयान जारी हुआ है? बुशरा जी मेरा सवाल। हम जब डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग करते थे, जो हमें सिखाया गया था, उसकी इश्यूज की रिपोर्टिंग होती थी, शेफ की रिपोर्टिंग नहीं होती थी। जो यूएस जो अपने एयरफोर्स 1 की रिपोर्टिंग नहीं होती थी। प्रधानमंत्री क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती थी। इश्यूज क्या है और उनको कैसे टैकल किया जाएगा। अब तक जितने ग्रुप्स थे, वर्किंग ग्रुप्स, किसी एक का साझा बयान आया है क्या? इससे बड़ी कोई नाकामी हो सकती है क्या? और आप क्या दिखा रहे हैं कि दिल्ली में हमने इतने गमले लगा दिए, दिल्ली में इन होटल में ये व्यवस्था कर दी, सुरक्षा का ये है, मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। अरे हम कौन सा देश है? ये सारे प्रोटोकॉल, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जाता है, जहां इतने हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, वहां सिक्योरिटी के सारे एलिमेंट होते ही है। और सारा मीडिया देश को कहां लेके जा रहा है? कोई भी एक इश्यू पे, अडानी की कोई खबर देखी क्या आपने? मैं हैरान था, सिंगल कॉलम खबर छपी है इतनी बड़ी, जिसमें जिन लोगों के $1 बिलियन जिन्होंने रोटेट किए, उनका नाम नहीं दिया किसी खबर में। कोई भी मेरे स्ट्रीम पे अखबार उठाइए आप, ये मीडिया की हालत है। किसी चैनल पे आपने बहस देखी हो, किसी चैनल पे आपने मणिपुर का नाम देखा हो, किसी चैनल पे आपने चाइनीज मैप की बात की हो, किसी चैनल पे आपने G20 के इश्यूज की बात की हो, कहीं कुछ नहीं। मोदी मोदी और मोदी जी। और जैसा मेरे साथी ने कहा, 84 करोड़ लोग, 84 करोड़ लोग को आप फ्री अनाज बांट रहे हैं और आप कह रहे हैं 200 करोड़ हाथ काम कर रहे हैं। अरे अगर आपने उनको काम दिया होता तो वो फ्री अनाज की वेट थोड़ी कर रहे होते। तो आपने कैसा देश बना दिया भाई? ये सारी सूरत हाल है। और 2 करोड़ सवाल खत्म। बिल्कुल। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं और किस तरह से रोजगार मेला लगाया जाता है और उसमें कितनी चंद हजार जो है वो नौकरियां देने की बात करके और उसको बाकायदा तौर पर रोजगार मेला लगाया जाता है। और यही तमाम वजहें हैं। मेरा आखिरी सवाल दीपक जी, यही तमाम वजहें हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तमाम नेताओं ने, लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता जो थे, तमाम बड़े चेहरे, उन्होंने मीडिया की आजादी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि गुलाम जो है वो बना दिया गया है आपको, हम जब आएंगे तो आपको आजाद करेंगे, आप वो लिखिएगा जो आप लिखना चाहते हैं। क्योंकि अगर इन 9.5 सालों में जो सबसे ज्यादा अगर गुलाम किसी को बनाया गया है और सरकार की गोद में और उसका ढिंडोरा पीटने का जिसने बीड़ा उठाया वो हमारी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है और उसी के जरिए सब कुछ कराया जाता है। G20 का बिगुल बजाया जा रहा है, चाइना की बात नहीं की जा रही है, अडानी का मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में है, मणिपुर अभी भी जल रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, मराठा आंदोलन, आरक्षण को लेकर जितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा है और ये हाथ से खिसकता हुआ जैसे नजर आ रहा है, वहां हम इक्का दुक्का खबरें देख रहे हैं, उसको जिस तरह की अटेंशन मिलनी चाहिए वो अटेंशन नहीं मिल रही है। और बात की जा रही है कि देखिए किस तरह से अब एक देश में एक ही इलेक्शन जो है वो कराया जाएगा। बात यूसीसी की जा रही है। लगातार 9.5 सालों में सिर्फ समाज को बांटा गया है और नफरत फैलाई गई है। ये सब कुछ किया गया है
टीवी चैनल्स के जरिए। और यही वजह है कि आप ये देखें कि स्टेलिन जो है उन्होंने अपना एक नया पॉडकास्ट शुरू किया है जहां वो अपनी बात वहां रखेंगे, जनता से संवाद करेंगे। राहुल गांधी लगातार जो उनकी वीडियोस बनती हैं उनके चैनल से वो रिलीज होती हैं। तो एक तरह से जो हेट मीडिया है, जो हेट क्राइम और इन सबको लेकर जो इस तरह से बांटता है समाज को, उस पर कहीं ना कहीं ये एक तरह का प्रहार भी लगता है। और ये भी नजर आता है कि सबसे पहले अगर किसी को कंट्रोल करने की जरूरत है, किसी को बात करने की जरूरत है, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है जो लगातार ढिंडोरा पीटता है सरकार को, जायज बात नहीं पूछता है, जायज सवाल नहीं पूछता है। भूषा जी देखिए, हम जब कहते हैं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो ऐसा वो कोई डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कायदे से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ही लोकतंत्र की स्तंभ है। मीडिया ने ये चौथा स्तंभ जो जो बना है वो स्व अर्जित उसकी ताकत है। उसने ये काम करके ये मुहावरा भी बना दिया और वास्तविक जीवन में भी सत्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। वैसे आप अगर कहीं किताबों में, कानूनी किताबों में आप देखने जाएं तो वहां पर कहीं ऐसा नहीं है कि ये कोई चौथा मीडिया है, चौथा स्तंभ है मीडिया जो है लोकतंत्र का। तो मीडिया ने खुद ही अपनी ताकत जो है वो खो दी है, और खोई किस लिए? बहुत छोटे छोटे कारणों से। आप कल्पना कीजिए कि सोशल मीडिया नहीं होता तो हम अपनी बात कहां कर पाते। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी ऐसी जगह होती। 1977 के दौरान आपातकाल जब लगा था तब भी मैंने पत्रकारिता की है, तब भी मैंने देखा था कि किस तरीके से जिलों के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है वो अखबारों की पूरी प्रूफ देखा करते थे और उस पर बाकायदे काली इंक चला देते थे, उतने लाइनों को काट दिया करते थे। किस तरीके से हम लोग कसमसाते थे कुछ कहने और ये करने के लिए। तो यानी वहां तक ये भी आप नहीं कह सकते थे कि पानी पूरी का भाव बढ़ गया है, ये भी आप नहीं लिख सकते थे। ये आपातकाल के दौरान की मैं बात बता रहा हूं। इस मीडिया की जो बात है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये सारी बातें जो है वो आज सामने नहीं आ सकती थी। तो मीडिया की स्वतंत्रता निश्चित रूप से बिल्कुल वो कीवर्ड है, आपकी पूरी आजादी का कीवर्ड है। अगर विधायिका काम नहीं करती, कार्यपालिका काम नहीं करती, न्यायपालिका भी काम नहीं करती, तो जनता के पास एक वेन्यू है जब जहां जाके वो अपनी अपनी शिकायत को कह सकता है, बता सकता है। तो लोग, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जनता को भी मीडिया की आजादी का महत्व ही नहीं पता। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे पत्रकार मित्र हैं वो खुद कहते हैं कि क्या जरूरत है इतना ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी की। ये मानसिकता बना दी गई है, एक पूरे के पूरे प्रपंच के द्वारा बना दी गई, लगातार एक प्रचार के द्वारा बना दी गई। तो ये जो है निश्चित रूप से अगर ये सरकार आती है, आप याद कीजिए 9 साल पहले तक आप किसी भी मंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को आप सवाल पूछ सकते थे। अब आज जो समाचार एजेंसी ने जो इतना बड़ा इंटरव्यू छापा है, क्या नाम, प्रधानमंत्री मोदी का, बुशरा जी, आप ये बताइए एक भी काउंटर क्वेश्चन उसमें हुआ है? एक भी काउंटर क्वेश्चन उसमें नहीं है कि मोदी जी आप ये कैसे कह रहे हैं कि 2 अरब हाथों में आज कुशल रोजगार है। ये इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा जो है वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। सवाल गए होंगे, जवाब आ गए होंगे। अगर ऐसा भी रहता, हम लोग जिस समय इंटरव्यू किया करते थे तो बाकायदे हमारा फोटो छपा करता था कि हमने इस मंत्री के साथ इंटरव्यू किया, तो फोटो भी अखबार में जाया करता था। प्रधानमंत्री के साथ इंटरव्यू करना इतनी बड़ी चीज है कि कम से कम जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया वो व्यक्ति कम से कम अपने ट्वीट में, अपने फेसबुक पे उस पर तो डालता है कि देखिए आज मुझे मोदी जी से का इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर बनाया हुआ वो पूरा का पूरा इंटरव्यू होगा, उसके जवाब भी वहीं रचे गए होंगे और वो दे दिया गया होगा एक एजेंसी को। कहा गया होगा भाई कि आप हमारे सबसे नजदीक है, लीजिए इस इंटरव्यू को आप छाप लीजिए और वाहवाही लूटिए मीडिया के अंदर। ये दूसरी बात, जो अंतिम बात करके मैं खत्म करूंगा, मैं देख रहा हूं समय हो रहा है, बस 2 या 3 मिनट लूंगा। आज जो मोदी जी जो है वो इन छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं। वो कभी ब्रिक्स में जाके उसकी ताकत बढ़ाने की बात करते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जैसे G20 में आप ये भूल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़े गुट का जो सिरमौर अगर कोई होता था तो भारत हुआ करता था। 140 से अधिक देश आपके साथ थे और वो था नेहरू का बनाया हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत ने उसको तो तोड़ दिया। आप नेहरू के साथ नाराजगी में, ईर्ष्यावश, जो भी कहिए, आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन को तो पूरा खत्म कर दिया। अब आप इन छोटे छोटे गुट में, कभी आप ओपेक में घूमना चाहते हैं, कभी आप क्वाड में घूमना चाहते हैं, कभी आप ब्रिक्स को में घूम रहे हैं। आपके पास सबसे बड़ा गुट था जिसका भारत जो था अकेला नेता था, जिसको अमेरिका, रूस, सारी ताकतें अपनी ओर खींचना चाहती थी, उसको आपने खत्म कर दिया। तो आपकी विदेश नीति की सबसे बड़ी जो फेल्योर है, जिस तरीके से मनरेगा के लिए कहा था नरेंद्र मोदी ने कि आपकी विफलता का स्मारक है,
तो मैं ये कहूंगा कि प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है, ये आपकी विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा स्मारक है बुशरा जी। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पर कही है। जी जी हेमंत जी, आखिरी बात आपको। मैं केवल बुशरा जी एक लाइन में कहना चाहूंगा, जो दीपक जी ने कहा कि जो इंटरव्यू स्क्रिप्टेड आया है, तो अगर ये किसी टीवी चैनल पे देखा आपने, क्योंकि रात को कल 11 बजे तक मैं लगातार फॉलो कर रहा था, ये अगर ऐसा इंटरव्यू हुआ होता एक्चुअल में, तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री टीवी फुटेज छोड़ देते? इसका बाकायदा रिकॉर्डिंग होती। और आमतौर पे ये इंटरव्यू एएनआई को दिए जाते हैं, प्लांटेड सारे के सारे। इस बार नया प्रयोग किया गया है, क्योंकि एएनआई भी उतनी ही बदनाम हो चुकी है अब जितना कि इनके बाकी जोरे गोदी मीडिया है। तो इस बार पीटीआई के साथ नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। डेट लाइन, क्रेडिट लाइन पीटीआई की है, किसी कॉरेस्पॉन्डेंट की नहीं है, और उसका कोई भी वीडियो जारी नहीं किया गया है। इससे ये दीपक जी की बात बिल्कुल स्टेब्लिश होती है कि स्क्रिप्टेड है, और यूं का यूं सवाल गए हैं और जवाब आ गए हैं। ना कोई रिपोर्टर है, ना कोई इंटरव्यू देने वाला है। सवाल पूछने वाला कोई है और जवाब देने वाला कोई और है, नाम प्रधानमंत्री का है। तो ये चौथे स्तंभ की हैसियत है आज की तारीख। बिल्कुल, और उससे पहले भी जो हमने इंटरव्यूज देखे हैं वो हम सबके सामने हैं। क्या कौन सा टॉनिक पीते हैं, थकते क्यों नहीं है, बटुए में क्या रखते हैं, आम चूस कर खाते हैं क्या काट कर खाते हैं। तो ये इंटरव्यूज हमने देखे, और वो भी स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज में भी आप ये देखिए कितने सख्त सवाल जो है पूछे गए। 9.5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। 56 इंच वाले हमारे नरेंद्र मोदी की, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से विदेश में जो है वो बहालत मजबूरी अगर करनी पड़ती है, एक सवाल पूछा गया तो उसके बाद देखिए क्या कुछ हुआ हमारे पूरे देश में, वो हमने देखा। और हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिनकी इमेज को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया, और ये कहा गया कि भाई इनका तो 56 इंच और शेर की उपाधि दी गई, और दूसरी तरफ उन्हें पप्पू का लकब जो है दिया गया। वो आप देखिए कि कैसे अभी मुंबई की ताजा बात भी अगर करें तो 200 से ज्यादा पत्रकार होंगे जो सामने थे, और राहुल गांधी तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उनसे ले रहे थे और तमाम तरह के सवालों का जवाब दे रहे थे। एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, पार्लियामेंट के अंदर, कहीं पर भी, और बिल्कुल सहज होकर वो तमाम सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा 9.5 सालों में हमने प्रधानमंत्री को करते हुए नहीं देखा है। उससे भी ये साफ जाहिर है कि कैसे वो सवालों से बचते हैं और उनके पास जवाब है ही नहीं। और यही वजह है कि जब तक स्टेज ना हो चीजें, तब तक वो कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का, तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।